हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए हम लोग एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए देख रहे हैं, तो हमको बिल्कुल टाइम मिल नहीं पाया था, इसलिए हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए बहुत बार-बार क्षमा प्रार्थी हूँ, आप समझो ना थोड़ा-सा। बहुत बिज़ी हो जाते हैं इसलिए अपलोड नहीं कर पाते वीडियो, है ना? तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो एमएड सेकंड सेमेस्टर का हम लोग पेपर 4 देख रहे हैं, ठीक है? कौन सा पेपर? पेपर 204 है। और पेपर 201 से 204 तक के असाइनमेंट पूरे हो चुके हैं, आपको पता ही है, सब यहाँ डाल दिए हमने, आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा चूँकि हम लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं ना, आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, तो एग्ज़ाम कब होंगे, क्या होगा, पूरा यहाँ पर आपको पता चलेगा। आप पूरी वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो यहाँ पेपर 201 है, इसके लिए अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पेपर 204 है वो हम लोग देख रहे थे। पहले 204 देखेंगे, फिर 203 देखेंगे, फिर 202, फिर 1, है ना, ऐसे देखेंगे। तो ये पेपर 203 है, वो 4 है, और आज ये पेपर पूरा फिनिश हो जाएगा। इस पेपर 204 की हम लोगों ने 4 यूनिट देख ली थी पहले ही, फर्स्ट सेकंड, और पूरी चारों यूनिट हम लोगों ने देख ली थी। लेकिन अब एक यूनिट रह गई थी केवल, रिसर्च एंड इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, ये रह गई थी केवल एक, है ना। तो आज हम लोग यूनिट 5 को कंप्लीट करने वाले हैं, और असाइनमेंट आपके पूरे हो चुके, तो उसकी तो आपके फ्री हुए आप उससे। अब यूनिट 5 को हम लोग आज देखेंगे, और आज जब ये हो जाएगा तो ये तो डेस्क्रिप्टिव बेस पे है ना, ठीक है, डेस्क्रिप्टिव है पूरा, क्योंकि आपका सुना है पेपर आपके डेस्क्रिप्टिव होंगे और सब्जेक्टिव पेपर होंगे, आपको लिखना पड़ेगा उसमें, 3 घंटे के एग्ज़ाम होंगे, ऐसा सुना है हमने। हम क्लियर नहीं है इस बात से, लेकिन सुना है हमने ऐसा। और ये भी सुना है कि जुलाई में एग्ज़ाम होंगे और डेस्क्रिप्टिव होंगे, ऐसा सुना है। लेकिन आपको एक बात और बताऊँ कि ये भी सुना है कि ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ये भी सुना है, ठीक है। ओके, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो, कुछ अभी क्लियर नहीं कह सकते। अच्छा, 2 बात हमारे सामने आई हैं। पहली बात तो ये आई है कि चूँकि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के अभी फॉर्म नहीं भरे गए हैं, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के अभी एडमिशन फॉर्म, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरे गए हैं, इसी वजह से एमएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं लेट हो रही हैं, ठीक है। तो जब एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भर जाएंगे, उसके जस्ट बाद ही आपके एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी जाएगी एमएड सेकंड सेमेस्टर वालों की। ये हमारी बात हुई थी टीचर से, उसके बाद उन्होंने हमें बताया, एक सर हैं वहाँ, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के पहले इनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद एमएड सेकंड सेमेस्टर का आपका जितना भी ये सेकंड सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम हैं, वो उनके एग्ज़ाम की डेट उनको मिल जाएगी। तो एक तो ये बात हुई है, ठीक है। तो ये कहा उन्होंने कि 15-20 तारीख तक हो सकता है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म पूरे भर जाएँ, है ना। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की तारीख आ जाए या फॉर्म भर जाएँ, ऐसा बताया 15-20 तारीख तक, 15-20 जून तक। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपकी तिथि घोषित कर दी जाएगी, एमएड सेकंड सेमेस्टर वालों की एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी जाएगी। तो आप देख लीजिए, हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो, और ये हो सकता है कि जून के लास्ट में आपके एग्ज़ाम हो, बस जुलाई में ही अधिकतर सुना है। अब देखते हैं कब होते हैं एग्ज़ाम, हमको नहीं पता है कब होंगे, लेकिन हमने ऐसा सुना है, वो आपको हमने बता दिया कि पहले एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के भरे जाएंगे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल आएगी कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, कैसे होंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने तो हमें बताया कि ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव होंगे। अब भैया वही जाने, यूनिवर्सिटी जाने कि क्या करवाएगी, कैसे करवाएगी, ठीक है। जो भी हो, आपको तो पूरा पढ़ना ही है। तो हमारा कहना है ये है कि ये पेपर 204 जो चल रहा है, 204 जो हम कर रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव बेस पर तो हमने पूरी 4 यूनिट दे दी हैं, 5वें आज दे देंगे, है ना। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव इसका जो बेस है, उसकी वीडियो आपको एक और मिलेगी, कल मिलेगी या फिर आज रात तक मिलेगी। ओके, तो आपका ये पेपर 204 एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला भी और सब्जेक्टिव वाला भी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। तो ये जो है, ये तो अभी सब्जेक्टिव ही है, डिस्क्रिप्टिव ही है, यूनिट 5 हम कर रहे हैं, लेकिन इसके 5 यूनिट या तो हम कल आपको कंप्लीट करके ऑब्जेक्टिव बेस पर दे देंगे, उसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। बस यही हमें आपको बताना था कि एग्ज़ाम के लिए परेशान ज़्यादा मत होइए, बस तैयारी करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तैयारी हो जाएगी तो एग्ज़ाम कभी भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो पेपर 204 यहाँ हम लोग देख रहे हैं, टीचर एजुकेशन वाला, टीचर एजुकेशन फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके, तो इसमें यूनिट कौन सी है? यूनिट 5th है। 5th यूनिट को हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जो 5th यूनिट है वो है रिसर्च एंड इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, ये। तो यहाँ हम लोग ये वाली यूनिट देखने वाले हैं, आज कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग। ओके, चलिए चलते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर हम किससे पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर इस संजय गाइड को ले रहे हैं।
है ना, इसके द्वारा पढ़ना है, क्योंकि इसमें से अधिकाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से आपके आगरा यूनिवर्सिटी में, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको ले रहे हैं। ये चतुर्थ पेपर आपका पेपर 204 है, ये हम ले रहे हैं। और इसका यूनिट 5 हम लोग देख रहे हैं आज, है ना। देखिए ये यूनिट 5 है और हमने हाईलाइट कर दिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं, बहुत इजी आपकी यूनिट है ये। इसमें बस आप जैसे सोचोगे भाई अनुसंधान क्या है, रिसर्च क्या है। रिसर्च का मतलब रिसर्च यानी कि दोबारा से किसी चीज़ की खोज करना, है ना। रिसर्च क्या है, दोबारा से किसी चीज़ की खोज करना। दो चीज़ होती हैं, एक रिसर्च होता है, एक इनोवेशन होता है। रिसर्च का मतलब होता है कि किसी चीज़ की खोज पहले की जा चुकी है ना। सर्च का मतलब क्या है, सर्च का मतलब है किसी चीज़ की खोज पहले की जा चुकी है, लेकिन हमने दोबारा से उसकी खोज की है, यानी कि उसमें बढ़ा चढ़ा कर कुछ और कह दिया। अब जैसे ये कहो कि ये कह दिया कि जल का निर्माण जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से होता है, ठीक है, ये सर्च हो गई पूरी। लेकिन अब इसमें हम और कुछ जोड़ दें कि भैया इसमें हीलियम भी लगता है, हम इसमें कुछ और भी जोड़ दें, कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या है, किसी भी सर्च जो आपने किया है, जो पहले से चीज़ खोजी जा चुकी है, उसको दोबारा से उसकी खोज करना, उसमें और बढ़ा चढ़ा कर लिख देना, लेकिन वो वास्तविक होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं रिसर्च। इनोवेशन वो जो होता है, इनोवेशन का मतलब ये होता है कि आप नई चीज़ों का निर्माण कर रहे हो ना, उनका निर्माण कर रहे हो। ओके, 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है रिसर्च और दूसरा होता है इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन, और तीसरी होती है डिस्कवरी, ठीक है। तो डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना, यानी कि फर्स्ट टाइम किसी की खोज की जा रही है, ठीक है। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना। रिसर्च का मतलब होता है दोबारा से खोज करना, ठीक है, दोबारा से खोज करना। इनोवेशन यानी कि निर्माण करना, नव निर्माण करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो इन तीनों में ये अंतर है, आप देख लीजिए, और इसमें हमने हाईलाइट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप इसको आराम से पढ़ लीजिए ऐसे करके, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जो भी जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। और बस ये रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्च में भैया आप जो वेरिएबल्स होते हैं उनको देखा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, कार्य कारण सहसंबंध ज्ञात किया जाता है कि यह तो क्यों है ना, इससे होगा तो क्या होगा। ओके, तो इस तरह से। और अपने इन वैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे वाले पेज पर चलेंगे। इसका 2nd पेज है, देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऐसे पढ़ लीजिए आप, है ना। हाईलाइट कर दिए, बहुत ज़्यादा डीपली इसको आप पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, नहीं तो हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो आप ज़रूर पढ़ लेना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें दे रखा है अनुसंधान प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, ठीक है, प्रमुख 3 कार्य होते हैं। 3 कार्यों का महत्व क्या क्या है देख लीजिए। 3 कार्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका नया ज्ञान है ना, उसमें वृद्धि करना, समाज तथा मनुष्य की सहायता करना और समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली बनाना, ये सब है, ठीक है। आप ये पढ़ लेना इसको सही से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और अनुसंधान की यानी कि रिसर्च की जो बहुत अच्छी सी परिभाषा है, वो आप एकदम इस पेज के लास्ट लाइनों में देखिए, इस पेज की एकदम लास्ट लाइन देखिए, ये यहाँ से देखिए, बहुत अच्छी परिभाषा है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्याओं का समाधान करके ज्ञान में वृद्धि की जाती है, ठीक है। अनुसंधान क्या है, यानी रिसर्च क्या है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस ही तो है, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू ही तो ये खोज करते हैं हम लोग, है ना। तो रिसर्च क्या, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्याओं का समाधान करके ज्ञान में वृद्धि की जाती है। आप किसी समस्या का समाधान कर लोगे तो आपके ज्ञान में पहले अब बिल्कुल आपकी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपने समस्या का समाधान कैसे किया है, तो ज्ञान में तो वृद्धि हो ही जाएगी भैया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न आता है, शिक्षक शिक्षा में शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता व्यक्ति है। जो आपकी टीचर एजुकेशन है, यानी कि आप तो टीचर एजुकेटर बन रहे हो, आप टीचर्स को पढ़ाने के लिए तो आप तैयार हो रहे हो, एमएड वाले, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक शिक्षा है उसमें अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है। अब भाई इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आपके नए ज्ञान की वृद्धि होगी, आप अपना माइंड का डेवलपमेंट कर पाओगे ज़्यादा, है ना, और बच्चों को आप समझ पाओगे, टीचर्स भी नई नई चीज़ों का निर्माण कर पाएगा, अपनी बातों को और अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएगा, अब अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर वो जान पाएगा, यदि कोई समस्या आसपास होती है तो समस्या का समाधान कर पाएगा। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप इनमें इसके बारे में सोच सकते हो कि शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है, आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आप ये देखिए कि शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है। अब जब आप इस प्रश्न को अपने मन में लाएंगे तो आप समझ जाओगे कि भाई क्या होगा खोज करके शिक्षा में।
शिक्षा में जब खोज करोगे तो नई नई चीज़ों के निर्माण आप स्वयं कर पाओगे, है ना। अनेक प्रश्न आपके मन में घूम रहे होंगे, उन प्रश्नों का आप उत्तर दे पाओगे, जो भी समस्या होंगी उनका उत्तर दे पाओगे। तो यहाँ सब वही सारी चीज़ें हैं, तो आपके मन से निकलने वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फ्लैंडर्स ने क्या कहा और BF स्किनर ने क्या कहा, उसको देखिए। फ्लैंडर्स ने कहा था कि कक्षा के सामाजिक भावात्मक वातावरण का मापन कैसे किया जाए, ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, इस पेज में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये एक चीज़ ये देख लीजिए, इसमें लिखा है शिक्षा अनुसंधान से मानवीय ज्ञान की वृद्धि होती है। ये देखो, ये वाला शिक्षा अनुसंधान से मानवीय ज्ञान की वृद्धि होती है और विकास की क्रियाओं में सुधार, परिवर्तन और मानवीय ज्ञान की सुधार परिवर्तन किया जाता है। और मानवीय ज्ञान की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती हैं, ठीक है। मानवीय ज्ञान की 3 अवस्था होती हैं। सबसे पहले यह क्या है कि आप ज्ञान को प्रिजर्व कैसे करोगे, है ना, ज्ञान को संचित कैसे करोगे। दूसरा क्या है, ज्ञान का ट्रांसमिशन कैसे करोगे, यानी ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे करोगे। और तीसरा, ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें 3 अवस्था मुख्य होती हैं। प्रिजर्व कैसे किया जाए नॉलेज को, ट्रांसमिशन कैसे किया जाए नॉलेज का, और इसका एडवांसमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। ये सब इसमें होता है। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सब पीछे वाली बातों से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ। एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। और आप पूरा इसको बढ़ा चढ़ा कर ना पढ़ पाओ, तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि आप एमएड कर रहे हैं और आपके में ये पूछा जा सकता है कि भैया आप जो शिक्षक शिक्षा दे रहे हो तो उसमें रिसर्च की आवश्यकता क्यों है, क्या होगा रिसर्च से, तो पूछा जा सकता है आपके में ये प्रश्न, है ना। तो आप इसका आराम से उत्तर दे पाओगे इसे पढ़ लोगे तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए अब इसको, अब यहाँ ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आवश्यकता क्यों है। उसके बाद अब इसकी विशेषता क्या है, शिक्षा में अनुसंधान की विशेषता क्या है ना, शिक्षा अनुसंधान की विशेषता क्या है। तो यहाँ ये सारी चीज़ दे रखी हैं। तो यहाँ दे रखा है कि जो शोध कार्य के मुख्य आधार क्या है, दर्शन है ना, क्या है, दर्शन। उसके विषय में यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो विशेषता क्या है, प्रकृति क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तीसरा प्रश्न है ये। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना इन सबको। ओके, चलिए आगे देखिए। ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पढ़ के देखना, इसको बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, है ना। अब अध्यापक शिक्षा की आवश्यक अवस्थाएं। अध्यापक शिक्षा की जो अवस्था होती है वो 3 होती हैं टोटल, ठीक है, 3 होती हैं। तो आप सोच के देखिए, अध्यापक शिक्षा की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो अवस्था वो होती है जो टीचिंग से पहले की होती है, कि हम टीचिंग करने वाले हैं लेकिन हमें टीचिंग अभी की नहीं है, तो उससे पहले की अवस्था जो होती है ना। और एक वो होती है जो टीचिंग के दौरान होती है, कि हम टीचिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बातें हो रही हैं। और तीसरी अवस्था होती है, टीचिंग हमने करा दी उसके बाद जो अवस्था पैदा होती है। तो 3 अवस्था होती है टोटल, पूर्व शिक्षण, अंत्य प्रक्रिया और तीसरा अंतिम शिक्षण, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट वाली है वो ज़्यादा मुख्य मानी जाती हैं अनुसंधान के लिए। ये लास्ट वाली जो प्रक्रियाएं हैं ना, जैसे एक तो टीचिंग के दौरान, दूसरा टीचिंग के अंत में, तो ये दोनों मुख्य मानी जाती हैं। लेकिन टीचिंग से पहले की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाती यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसके लिए बहुत अनुसंधान नहीं हुए हैं। और रिसर्च के क्षेत्र में देखो, अनुसंधान के क्षेत्र में तो पीछे वाली 2 अवस्थाएँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वही यहाँ दे रखा है। ओके, आप देख लेना, ध्यान से समझ लेना। चौथा प्रश्न देखिए, नीचे लिखा है शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र का वर्णन। अब इसके जो एरियाज़ हैं ना, एजुकेशन रिसर्च के एरियाज़, वो देखना होगा हम लोगों को, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, इसको 4th पेपर देखिए, 4th प्रश्न, शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो हम लोग इसको देखेंगे, डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। इसका फ़ोटो ले लीजिए आप, यहाँ पर दे रखे हैं। अब वहाँ दे रखा है कि क्षेत्र का वर्णन कीजिए, एरियाज़ के बारे में बताइए। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है कि 2 उभरते हुए क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर 2 की जगह कई क्षेत्र दे दिए गए हैं, ठीक है, कई क्षेत्र दे दिए गए, तो आप आराम से इन्हें पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं शिक्षा में शोध के, कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी कि शिक्षा अनुसंधान के कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ दे रखा है, ठीक है। पहला, ऐतिहासिक तथ्यों का महत्व जानने के लिए बिल्कुल आवश्यकता है इसके ना। और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अध्ययन,
इसमें भी तो अनुसंधान होता है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ 2 कहा है, लेकिन यहाँ पर कई दे रखे हैं, तो आप देख लेना, आपको जो भी याद आ जाए उन्हें वहीं लिख देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए ये देखिए, अब जब आप अनुसंधान के क्षेत्र देख लोगे तो अब रिसर्च की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है ना। तो ये दे रखा है कि इसकी प्रोसेस के बारे में बताओ, डिस्क्राइब रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल में बताना। तो अब आप बताओ, अनुसंधान जब आप करते हो, रिसर्च करते हो, तो सबसे पहले क्या खोजते हो? सबसे पहले आप देखते हो कि समस्या होनी चाहिए ना। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक आप रिसर्च क्यों करोगे, है ना। जब आपने पता है कि भगवान श्री राम जी अयोध्या में पैदा हुए, है ना, अयोध्या में पैदा हुए, लेकिन आजकल लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, अरे भगवान श्री राम की अयोध्या थी ही नहीं, और बाबर की थी, इस तरह से बोल रहे हैं। तो अब ये समस्या पैदा होगी कुछ लोगों के सामने कि भाई ये इनकी थी या इनकी थी, हाँ। तो जब समस्या आपके सामने होगी तभी तो आप उसके बारे में खोज कर पाओगे। तो कुछ लोगों के सामने समस्या पैदा हुई कि अयोध्या राम जी की थी या बाबर की थी। दुनिया जानती है कि अयोध्या राम जी की थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बाबर की थी, है ना। तो अब कुछ लोग जो इस समस्या से ग्रसित थे, उन्होंने कहा कि हम इसकी खोज करेंगे कि किसकी थी। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ, बहुत सारे काम हुए, तो क्लियर ये हो गया कि भैया अयोध्या तो शुरू से राम की थी और राम की ही रहेगी, है ना। तो बाबर वाले जो थे बंद हो गए अपने आप ही। तो ये समस्या जब तक नहीं होगी तब तक आप अनुसंधान नहीं कर सकते, खोज नहीं कर सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। और समस्या के बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, यहाँ सारी वो चीज़ें दे रखी हैं जो इसमें अनुसंधान की प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। समस्या के कथन तथा उसके महत्व का विवरण। दूसरा, परिभाषा, अवधारणा, परिसीमा, सीमांकन का निर्धारण। तो इसमें ये सब दे रखी है, इसकी डेफिनेशन कैसी हो, स्पष्ट हो, एजप्शंस कैसी हो, है ना। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन का मतलब ये कि आप एक लिमिट में रहकर ही कार्य कर सकते हैं, आप उससे परे नहीं जा सकते। आप 10 क्षेत्रों को लेंगे तो आप 10 ही को लेंगे, आप 12, 14, 15, 16 नहीं करेंगे फिर, ओके। और सीमांकन करना, किसी भी क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करना, ठीक है, वो है। अब देखिए, इसके बाद आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप जैसे ये देखना चाह रहे हो कि अयोध्या राम जी की थी या नहीं थी, है ना। तो आप क्या करोगे, रामायण को पढ़ोगे, आप श्री रामचरितमानस को पढ़ोगे, आप कदम रामायण को पढ़ोगे, आप आनंद रामायण को पढ़ोगे, बहुत सारा रामायण पढ़ोगे आप। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, है ना, ये सब करोगे आप। ये सब हो गया। उसके बाद आप परिकल्पना करोगे, हाइपोथेसिस करोगे, पूर्व चिंतन करोगे कि राम जी के बारे में रामायण में ये सब लिखा हुआ है, तो फिर राम जी ऐसे रहे होंगे, राम जी वैसे रहे होंगे, आप 100 तरीके बात सोचोगे, है ना। तो वही पूर्व चिंतन है। और आपकी समस्या का समाधान क्या होगा क्या नहीं, उसका संभावित परिणाम आप जान लेते हो पूर्व चिंतन में, संभावित समाधान जान लेते हो पूर्व चिंतन में, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें फिर हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए, अब यहाँ पर विधियाँ दे रखी हैं। विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो उन विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट, प्रोसीड्यूर और डाटा एनालिसिस, यानी प्रयोज्य, कार्यविधि और आंकड़ों का विश्लेषण। तो जो प्रयोज्य, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या देखते हैं, हम जनसंख्या को लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में हम जनसंख्या को लेते हैं। तो जनसंख्या के बाद अब हम जनसंख्या से पूछ करी तो खोज करेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट में क्या लेंगे, जनसंख्या को लेंगे। उसमें उनकी बौद्धिक योग्यता देखेंगे, उनकी आयु विस्तार देखेंगे, उनकी यौन जाति, सब चीज़ देखेंगे उनके, है ना। और सामाजिक आर्थिक स्तर देखेंगे उनका। फिर उनसे पूछा कछी करेंगे, बराबर के एक लोगों को देखेंगे, जैसे कोई 25 साल से 50 साल तक की एज लिमिट का है, तो उसी टाइप के लोगों को देखेंगे। उनमें कुछ स्त्रियाँ होंगी, कुछ पुरुष होंगे, कुछ गांव के लोग होंगे, कुछ शहर के लोग होंगे, कुछ अयोध्या के लोग होंगे, कुछ उसके आसपास के लोग होंगे, है ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब ये सब हमने देख लिया, ठीक है, सब्जेक्ट तो हमने देख लिया, लेकिन अब इसके लिए हम विधि क्या अपनाएं, कार्य विधि क्या होनी चाहिए इसके लिए, क्रिया विधि क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो वो हम उसका प्रोसीड्यूर देखेंगे। उसमें क्या है कि सबसे पहले हम उनके गांव जाएंगे, गांव जाकर उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें समझेंगे, फिर उनसे पूछेंगे, है ना, फिर उनसे पूछेंगे। तो सारी कार्यविधि जो होगी अनुसंधान में वो यहाँ पर लिखनी होगी आपको, ठीक है। तीसरा, आंकड़ों का विश्लेषण। अब आपने पहले तो आपने लोगों को इकट्ठा किया, उनके बारे में जाना, फिर हमसे पूछा कछी की, उनके घर गए या फिर कैसे करके आपने पूरा सब कुछ पूछा कछी करके सब लिख लिया, ठीक है। अब आप सब आंकड़ों को इकट्ठा कर लोगे, जो डाटा आपने लिया है, उन लोगों से लिया है या किसी इंटरनेट के थ्रू लिया है, कैसे भी लिया है, या पत्र पत्रिकाओं के द्वारा लिया है, तो आप उन डाटा का इकट्ठा करोगे, ओके। तो ये सब यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब समय सीमा तथा समय अवधि। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च करना शुरू किया
और आप 10-20 साल तक एक ही रिसर्च पर लगे पड़े हो, उसमें तमाम पैसा खर्च हो गया, तमाम समय ख़त्म हो गया। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्च की एक समय होना चाहिए कि भाई 1 साल में हम पूरा कर लेंगे और इससे ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगाएंगे। मतलब बहुत सारा पैसा खर्च करने वाली रिसर्च नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली रिसर्च नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। ओके, अब संभावित परिणाम से संबंधित विवरण। यहाँ जो संभावित परिणाम होते हैं ना, उसको संक्षेप में बताया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो, आप संदर्भों का विवरण करते हो। जब आपकी रिसर्च पूरी हो गई तो आपने इस रिसर्च को कहाँ कहाँ से लिया, मतलब आपने रिसर्च के लिए आंकड़े कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए, किसी किताब से लिए, लोगों से लिए, इंटरनेट से लिए, किससे लिए, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपने किताब ली है तो किन किन लोगों की हैं किताबें, किसने लिखी वो किताबें, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस में आप जानते ही हो कि पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, सब लिखना पड़ता है ना, तो यहाँ वही सब है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ें फिर। चलिए, उसके बाद आपको अपेंडिक्स लिखना पड़ता है, ठीक है, अपेंडिक्स। चलो ये सब हुआ। अब देखिए प्रश्न 6वां देखिए, अनुसंधान या शोध समस्या के चुनाव पर एक निबंध लिखिए। तो अभी तो आपने समस्या, उसके परिभाषा, उसका सीमांकन, सारी चीज़ें देखी, परिशिष्ट, रेफरेंस सब देखें, है ना। लेकिन अब एक मुख्य चीज़ दी गई है, समस्या पर निबंध लिखना, समस्या के चुनाव पर निबंध लिखना है कि समस्या कैसी होनी चाहिए। समस्या कैसी होनी चाहिए, समस्या समाधान योग्य होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, आपके लिमिट के अनुसार होनी चाहिए, आपकी बुद्धि के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चरण हैं इस समस्या के चुनाव के, ये ध्यान रखना। और वही बात है आपको अब आगे वाले पेज में आने को मिलने वाली हैं, ठीक है। ये देखिए जॉन सी टाउनसेंड ने कहा था कि समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है, ठीक है। और फिर ये सब देख लीजिएगा। अब समस्या का चयन कैसे हो, इसके बारे में सब लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले समस्या नई होनी चाहिए, ठीक है। समस्या कैसे होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। ये आप देख लीजिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, है ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। और इसके अलावा समस्या कैसी होनी चाहिए, समस्या अनुसंधानकर्ता की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ही दे दिया, आपने कह दिया वनों में लगने वाली आग के बारे में पता कीजिए, तो ऐसे, और उसको मतलब है नहीं वनों में लगने वाली आग का। और अनुसंधान करता है यानी कि रिसर्चर चाहता नहीं है कि इस विषय पर वो ज़्यादा ध्यान दे, तो वो जो रिसर्च होगी फिर बढ़िया नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है ना। तो इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें उसको। और समस्या कैसी हो, व्यवहारिक हो, उपयोगी हो दुनिया के लिए, ठीक है। ये सब अनुसंधानकर्ता की योग्यता पर आधारित हो, निर्भर करती हो, योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए समस्या के स्रोत क्या क्या हैं, तो ये जेसी एल्मॉक ने बताए अपने अनुसार स्रोत, और गुडे, बार एवं स्केट्स ने बताए, है ना, अपने अपने इसके स्रोत। तो आप इसके देखिए समस्या के स्रोत कौन कौन से, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, आप देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब अनुसंधान समस्या के स्रोत होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये भी स्रोत इसमें दे रखे हैं, यहाँ तक आप इनको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद अनुसंधान समस्या की विशेषता क्या कहें, ये विशेषता देखना, ये बहुत ज़रूरी है कि कैसी होनी चाहिए समस्या, स्पष्ट हो, मूर्त हो, समाधान योग्य हो, उचित परिकल्पना बन सके, रुचि के अनुसार हो, समाज को लाभ देने वाली हो, आंकड़े आसानी से मिल जाएँ इसके, और समय का और धन का अधिक खर्च न हो इसमें, और समस्या कैसी हो, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी हो, है ना, मूल्यांकन और मापन आसानी से इसका हो जाए, तो ऐसी समस्या होनी चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े आराम से। अब अनुसंधान समस्या का प्रतिपादन किसने किया, इसके अंगभूत कौन कौन से हैं, वो यहाँ नीचे वाले लाइनों में दे रखे हैं, ठीक है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे वाले पेज में देखते हैं हम लोग। और आज आपका ये पेपर 204 की 50 यूनिट भी फिनिश हो जाएगी। फिर इसके बाद हम कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो पेपर 204 के एमएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 204 उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। जिससे आपका ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए तो आपका पेपर पूरा अच्छी तरह हो जाए, ठीक है। पेपर कभी हो लेकिन आपको तैयारी करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तैयारी हो जाएगी तो पेपर भी आपका हो जाएगा आराम से ना। तो आप देख लीजिए, बस ये है। अब समस्या के प्रतिपादन के चरण क्या क्या हैं, तो यहाँ चरण ये दे रखे हैं, ठीक है। इस तरह आपका पेपर 204 कंप्लीट हो गया, पेपर 204 ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कल देखेंगे, ठीक है। तो पहले सब्जेक्टिव वाले ये पूरी 5 यूनिट पढ़ना ही है आपको, पहले पूरे 5 यूनिट ख़त्म करनी है सब्जेक्टिव वाली, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, ये विषय ध्यान रखना है आपको, ओके। तो यहाँ पर आपका पेपर 204 फिनिश होता है एमएड सेकंड सेमेस्टर का। और आप
इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे एमएड सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छी तरह से आपने पूरे यूनिट्स पढ़ ली तो आपको दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, ठीक है। चलिए, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, शेयर ज़रूर कर देना इसको, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम।